हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स में पार्टनर का एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है, उसमें हमने ड्यूटीज़ कर ली थी पार्टनर्स की। और आज हम राइट्स ऑफ द पार्टनर करेंगे कि पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होते हैं। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर डिपेंड अपॉन द प्रोविज़न ऑफ देयर एग्रीमेंट। ये जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो पार्टनर्स के प्रोविज़न में एग्रीमेंट में जो भी प्रोविज़न वगैरह दिए गए हैं उनके ऊपर डिपेंड होती हैं, ठीक है। बट सब्जेक्ट टू देयर एग्रीमेंट द लॉ कंफर्म द फॉलोइंग राइट्स अपॉन ऑल द पार्टनर्स। बट यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं होती ड्यूटीज़ और राइट्स को लेकर। वहाँ पे जो है कानून क्या करता है, वो कानून बताता है कि पार्टनर्स के कौन कौन से राइट्स होंगे। अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट में कोई भी प्रोविज़न नहीं है ऐसी कि हाँ पार्टनर्स की ये ड्यूटी होगी और ये राइट होंगे, तो वो हम कानून के ऊपर छोड़ देंगे कि वो क्या कहता है, ठीक है। तो देखते हैं आज राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। राइट टू टेक पार्ट इन बिजनेस, सेक्शन 12A। सेक्शन 12A क्या कहता है? एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ये कहता है कि हर एक पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनर का राइट है कि फर्म के बिजनेस में वो पार्ट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। बिजनेस मस्ट बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म एंड नॉट फॉर डैमेजिंग इट। बिजनेस का जो पर्पस है वो क्या है? बिजनेस जो है उसका पर्पस यही है, उसका यूज़ इसीलिए होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जाए, ना कि बिजनेस को लॉस में भेजा जाए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेजॉरिटी राइट, सेक्शन 12C। इसमें क्या है कि एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड विद द बिजनेस। अगर कोई ऐसा मैटर अराइज होता है जिसमें कि डिफरेंस आ जाता है कि कुछ पार्टनर कहते हैं कि हमें उसके साथ डील करनी चाहिए और कुछ पार्टनर कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए सामने वाली पार्टी के साथ, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मेजॉरिटी का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। मतलब कहीं 5 पार्टनर है एक फर्म में और वो चाहते हैं कि वो ए के साथ जो है बिजनेस करें, तो यहाँ पे 2 पार्टनर्स जो है एग्री हैं कि हमें बिजनेस नहीं करना है ए के साथ, और बाकी के 3 पार्टनर्स जो है एग्री हैं, इस बात से एग्री हैं कि हाँ हमें ए के साथ जो है बिजनेस करना चाहिए। तो यहाँ पे इन तीनों की बात मानी जाएगी, इनका डिसीजन जो है फाइनल किया जाएगा कि हाँ हम उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे मेजॉरिटी का जो है डिसीजन माना जाएगा। सेक्शन 12C ये कहता है बट नो चेंज में बी मेड इन दी नेचर ऑफ द बिजनेस। बट ये क्या कहता है, सेक्शन 12 क्या कहता है कि हाँ ऐसा नहीं है कि आप मेजॉरिटी से बिजनेस का पूरा नेचर ही चेंज कर दो। मतलब ये जो बिजनेस का नेचर है वो सभी पार्टनर की कंसेंट के साथ ही चेंज होगा, ना कि मेजॉरिटी के साथ। मेजॉरिटी का डिसीजन वहाँ माना जाएगा बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी डिफरेंस वगैरह आते हैं पार्टनर्स के डिसीजन में कि हाँ ये बिजनेस करना चाहिए सामने वाले के साथ, तो उसमें मेजॉरिटी का जो है वो माना जाएगा राइट, कि हाँ मेजॉरिटी का डिसीजन माना जाएगा। बट अगर बात आती है फर्म के बिजनेस का नेचर चेंज करने की, तो वहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी ज़रूरी है, ठीक है। इसका जो थर्ड राइट वो क्या है? असेस टू बुक्स। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू हैव असेस टू एंड टू इंस्पेक्ट एनी कॉपी एनी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। हर एक पार्टनर का ये राइट है कि वो फर्म की जो अकाउंट बुक वगैरह हैं, बुक्स वगैरह हैं, उनको चेक कर सकता है और उनकी जो है कॉपी जो है निकाल सकता है, उसकी जो हार्ड कॉपी है मतलब कॉपी जो है अपने पास रख सकता है, ठीक है। ऐसा उनका राइट है कि कोई भी पार्टनर या उनका एजेंट जो है वो फर्म की बुक वगैरह चेक कर सकता है। इसका जो फोर्थ राइट है पार्टनर्स का वो क्या है? राइट टू रेम्यूनरेशन, सेक्शन 13 क्लॉज ए। ये जो राइट टू असेस बुक्स ये इसमें क्या है? इसमें सेक्शन है सेक्शन 12 क्लॉज डी, ठीक है।
ये कहता है कि कोई भी पार्टनर 12 क्लॉज बी डी कहता है कोई भी पार्टनर बुक्स वगैरह चेक कर सकता है बिजनेस की, ठीक है। और भी देखते हैं राइट टू रेम्यूनरेशन सेक्शन 13A। Unless otherwise agreed, partners are not entitled to receive salary or remuneration for taking part in conduct of the business। जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में कोई भी प्रोविज़न नहीं दी गई है तो वहाँ पे ये तय होगा कि पार्टनर्स जो है रेम्यूनरेशन लेने के लिए एंटाइटल नहीं है, मजदूरी लेने के लिए एंटाइटल नहीं है, उन्हें कोई भी मजदूरी नहीं मिलेगी, सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। The partnership agreement may, however, provide for the payment of remuneration to working partner। जहाँ पे प्रोविज़न दी गई है कि हाँ एग्रीमेंट में कोई ऐसी प्रोविज़न है कि पार्टनर्स जो भी पार्टनर काम करेंगे उन्हें सैलरी वगैरह दी जाएगी, और वो कितनी दी जाएगी ये सारी की सारी उस एग्रीमेंट के द्वारा दी जाएगी। मतलब जो भी उन्होंने एग्रीमेंट वगैरह किया है, एग्रीमेंट में लिखा है कि हाँ जो वर्किंग पार्टनर है उन्हें इतनी इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो उन्हें एग्रीमेंट के द्वारा सैलरी मिलेगी। अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट में कोई प्रोविज़न नहीं है ऐसी कि सैलरी के बारे में या रेम्यूनरेशन के बारे में, तब पार्टनर्स जो है उसके लिए इंटाइटल नहीं होंगे, सैलरी के लिए, रेम्यूनरेशन मजदूरी के लिए इंटाइटल नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर एग्रीमेंट में प्रोविज़न दी गई है कि हाँ इतना इतना जो सैलरी है पार्टनर्स को मिलेगा, तब उन्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये है उनका राइट सेक्शन 13 क्लॉज ए में दिया गया है जो। अभी देखते हैं फिफ्थ राइट टू प्रॉफिट सेक्शन 13 क्लॉज बी। इसमें क्या किया है, अनलेस और अदरवाइज एग्रीड पार्टनर आर इंटाइटल टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट earned by the firm, similarly they are bound to contribute equally in the losses sustained in the course of the business of the firm। यहाँ पे क्या है कि अगर फर्म को जो भी प्रॉफिट होता है, अगर एग्रीमेंट में किसी प्रोविज़न में ऐसा डिसाइड नहीं है कि प्रॉफिट को कैसे बांटना है, तब तब जो प्रॉफिट है वो सभी पार्टनर्स में इक्वली बांटा जाएगा, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है प्रॉफिट से रिलेटेड कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, तब जो है प्रॉफिट जो है इक्वली बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ प्रोविज़न इन द एग्रीमेंट फॉर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, देन प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द डिसाइडेड रेशो। अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट में कोई प्रोविज़न है कि प्रॉफिट जो है इस रेशो में बांटा जाएगा पार्टनर में, तो प्रॉफिट उस प्रोविज़न के द्वारा ही बांटा जाएगा, जो भी उस प्रोविज़न में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली ही पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मान लो यहाँ पे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तो यहाँ पे ए क्या कहता है, इनमें एग्रीमेंट हो जाता है कि ए को जो है 60% मिलेगा और बाकी के जो है 20% प्रॉफिट अर्न करेंगे प्रॉफिट। तो यहाँ पे प्रोविज़न होगी ना, तो वो इसी रेशो के अकॉर्डिंगली अपने बीच जो है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अगर एग्रीमेंट में कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है तो वो इक्वली अर्न करेंगे प्रॉफिट। अगर प्रोविज़न है तो वो उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट गेट करेंगे, ठीक है। राइट टू इंटरेस्ट सेक्शन 13C एंड सेक्शन डी। इसमें क्या है, वेयर अ पार्टनर इंटाइटल, सेक्शन 13C क्या कहता है, वेयर अ पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट द कैपिटल सब्सक्राइब्ड बाय हिम। जहाँ पे पार्टनर जो है इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए इंटाइटल है, वहाँ पे उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा जो भी उस प्रॉफिट होता है उसमें से, ठीक है। तो उसे इंटरेस्ट जो है वो दिया जाएगा प्रॉफिट में से। सेक्शन 13D क्या कहता है, इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस्ड फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म बिजनेस ऑफ सम मनी। अगर कोई पार्टनर जो है बिजनेस को एडवांस फर्म को जो है एडवांस देता है बिजनेस के पर्पज़ के लिए, देन सम ऑफ मनी बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल ही हैज़ एग्रीड। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसे 6% तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। बट अगर एग्रीमेंट है कोई
कि हाँ इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उस एग्रीमेंट में जो प्रोविज़न दी गई है इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो उसके उस प्रोविज़न के अकॉर्डिंगली उसे जो है इंटरेस्ट दिया जाएगा। बट अगर कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि हाँ इतना इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे सीधा 6% इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, जो उसने फर्म को जो है कर्ज़ा दिया है उसके ऊपर, ठीक है। फर्म को जो है पैसे मनी वगैरह दी है, उसके ऊपर उसे पार्टनर को 6% इंटरेस्ट लेने का राइट है। सेवन्थ राइट क्या है? राइट टू इंडेमनीफाई, सेक्शन 13E। इसमें क्या है कि द फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड एंड लाइबिलिटी अकाउंट बाय हिम। पार्टनर को जो है फर्म कब इंडेमनीफाई करेगा? जब इन दी ऑर्डनरी कोर्स एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। वो क्या कर रहा है? ऑर्डनरी कोर्स में जो है बिजनेस कर रहा है, बिजनेस को जो है आगे बढ़ा रहा है, फर्म के प्रॉफिट के लिए जो भी डिसीजन वगैरह है वो ले रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है इसमें? इन डूइंग सच एक्ट, कोई ऐसा एक्ट करता है एमरजेंसी में, फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्ट करता है जिससे कि फर्म को लॉस हो सकता था, बट वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए कोई एक्ट करता है, देन एज वुड बी डन हैव बाय अ पर्सन ऑफ द ऑर्डिनरी परच्यूट इन हिज ओन केस अंडर सिमिलरली सर्कमस्टांसेस। हाँ, इसमें यही है कि अगर कोई पर्सन एमरजेंसी में फर्म को बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए कोई एक्ट कर देता है, तो उससे जो फर्म है लॉस से बच जाती है, देन ही विल बी इंटाइटल फॉर इंडेमनीफाई बाय दी फर्म। जो भी उसने खर्चा वगैरह किया होगा वो उस खर्चे को लेने के लिए इंटाइटल होगा फर्म से, ठीक है। मान लो फर्म को लॉस से बचाने के लिए उसने कर दिया कोई ऐसा एक्ट, या फिर कोई मनी वगैरह वो क्या कर दी, मनी वगैरह लगा दी बिजनेस में, तो वो फर्म जो है उसे वो रिकवर करवाएगी, मतलब इंडेमनीफाई करेगी जो भी उसका लॉस वगैरह हुआ है सामने वाली पार्टनर का, तो फर्म उसे रिकवर करेगी, ठीक है, सामने वाले पार्टनर को देगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम सेक्शन 17 एंड 14 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये भी रिलेशनशिप में ही आते हैं दोनों, सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 17 तक ये जो है पार्टनर्स में क्या रिलेशन है यही बताते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ लेना।